हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग जानते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों जो है बायोलॉजी से उठाया जा रहा है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे बायोलॉजी से आ रहे हैं। तो आज हम लोग बायोलॉजी के एक वो चैप्टर का स्टडी करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों के बॉडी के बारे में हम लोग जानेंगे, दोनों का काम क्या है। देखिए, बॉडी का तो काम बहुत सारा है, लेकिन बॉडी में भी उस पॉइंट को पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से एक निषेचन की क्रिया होती है, किस तरीके से एक बच्चे का जन्म होता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना, एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, है ना, वो क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी जो प्रजनन तंत्र होता है, ये कभी भी दो, है ना, दो विपरीत व्यक्ति के मिलने से ही होता है, यानी कि नर और नारी, है ना, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के बॉडी जब आपस में कनेक्टेड होते हैं, फर्टिलाइल होते हैं, ठीक है ना, निषेचन की क्रिया होती है, तभी जाके किसी बच्चे का जन्म होता है ना। तो जानते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें अहम अपना रोल निभाती हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु जो होता है ये हमारा मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट है, यानी कि मेल से ये उत्पन्न होता है। और दूसरा है अंडाणु, यानी कि ओवम। ओवम जो है ये फीमेल गैमेट है ना, ये फीमेल से उत्पन्न होता है। शुक्राणु जो है और अंडाणु जब दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, जब कनेक्टेड होने के बाद जो है ये आपस में फर्टाइल होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, है ना। युग्मनज जिसको कहते हैं इंग्लिश में हो तो उसको जाइगोट कहते हैं। और कुछ अवधि के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है ये फिर भ्रूण यानी एम्ब्रॉय, जब इसमें हार्ट बीट होने लगता है तो हम उसको एम्ब्रॉय का नाम दे देते हैं, भ्रूण का नाम दे देते हैं। कम से कम इसमें 4 सप्ताह के बाद जो है हार्ट बीट होने की संभावना क्या, हार्ट बीट होने लगती है, ठीक है ना। हार्ट बीट जो है जब एक भ्रूण बनता है उसमें जो है हार्ट यानी दिल के जो धड़कन होता है वो 4 सप्ताह के बाद जो है, 4 सप्ताह के बाद जो है उसका दिल जो है धड़कना चालू हो जाता है। इससे हम पता कर सकते हैं हमारा बेबी जो है वो अब जो है शरीर में धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आ रहा है ना। लगभग इसके लिए 4 सप्ताह समय यानी 4 वीक का समय लगता है। देखिए, उसके पहले जो है वो युग्मनज क्या, जब कभी दोनों आपस में फर्टाइल यानी दोनों आपस में जब कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ओवम और स्पर्म दोनों आपस में, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही दुर्लभ और कमजोर, है ना, वस्तु होता है। इसलिए डॉक्टर कभी कहते हैं जब फर्टाइल कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इस समय ज़्यादातर रेस्ट करने की ज़रूरत है ना। ऑटो या फिर किसी भी वाहन में ज़्यादातर यातायात करने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई भारी लगेज वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है। कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है रेस्ट करना है शुरुआती दिनों में, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर होता है ना। जाइगोट अभी पूरी तरह से अब खुद को संभालने के लायक नहीं होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर इसके लिए मना करते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, जैसे भारी काम जो है इनको अवॉइड करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम, जैसे कि कभी किसी लेडीज में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ओवम जो है अच्छे से जनरेट नहीं हो पाता है ना। या फिर बहुत सारे पुरुषों में जो है ये शुक्राणु अच्छे से बन नहीं पाता है ना। तो शुक्राणु ना बनने और या फिर किसी तरह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर क्या करता है कि स्पर्म और ओवम को दोनों को जो है ना, देखिए स्पर्म तो आसानी से पुरुष जो है इंजेक्ट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर में वो क्वालिटी है, वो फंक्शन है। बट ओवम में क्या है कि ये फंक्शन नहीं होता। अब फंक्शन क्या है ये भी समझ लीजिए। फंक्शन है कि जैसे कि मान लीजिए स्पर्म है, आपको दिख रहा है ये स्पर्म है, तो स्पर्म में क्या होता है कि एक चीज होती है जिसका नाम है पूंछ, है ना। और पूंछ जो है इसको चलने में, इसको गति प्रदान करने में सहायता करता है ना। इसको गति प्रदान करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, जिसके वजह से जो है ये मोशन कर सकता है, जिसकी वजह से ये गति कर सकता है ना। तो तभी ये जो है ओवम के पास में पहुंचता है। ओवम कभी भी स्पर्म के पास नहीं आता, स्पर्म जो है ओवम के पास जाता है, क्योंकि इसके पास वही पूंछ है। दूसरा चीज, इसके पास जो है जो भोजन इसको मिलता है ना, एनर्जी जो मिलता है इसको, ये फ्रुक्टोज के माध्यम से मिलता है, जो कि पूंछ में बनता है। कहाँ बनता है?
पूंछ में, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये अपना भोजन बनाता है जिसको हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं। और फ्रुक्टोज की सहायता से जो है पूंछ जो है ये क्या करता है, आगे की तरफ धकेलता है किसको, तो स्पर्म को, है ना। ये स्पर्म का डायग्राम है, स्पर्म का चित्र है ना। अब देखिए, अब स्पर्म में जब फ्रुक्टोज मिल जाता है तो सीवेम का निर्माण होता है, ठीक है ना। किसका निर्माण होता है, सीवेम का, क्योंकि स्पर्म जो है वो कभी भी विदाउट फ्रुक्टोज के कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता है। इसको ट्रैवल करने के लिए फ्रुक्टोज की सहायता जरूरत होती है ना। तो फ्रुक्टोज जो है एक प्रकार का एनर्जी, एक प्रकार का ऊर्जा है जो स्पर्म को आगे की तरफ, है ना, गति करने की तरफ धकेलता है ना। तो फ्रुक्टोज प्लस स्पर्म दोनों मिलके जो है सीवम का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस तरीके से सीवम आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियली कृत्रिम हमारा सीवम जो है अभी मार्केट में अवेलेबल है, जिससे हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड कराते हैं जानवरों के लिए, जैसे गाय भैंस, इसके लिए जो है सीवम का प्रयोग करके। अभी पहले जैसा कहाँ हो रहा है, पहले तो मतलब कि देख रहे थे कि गाय भैंसों को जो है बच्चा बेबी बर्थ कराने के लिए, है ना, दूर दूर तक हम लोग सांड से जो है या फिर बैलों के माध्यम से जो है उन्हें फर्टाइल करवाते थे, है ना। एक जो निषेचन वाली प्रक्रिया है ना, सेक्स वाली प्रक्रिया जो होती है उसके थ्रू। बट अब क्या है, अब जो है सीवम का डायरेक्ट हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कर देते हैं पशुओं में, है ना, उनके गर्भनाल में, और बेबी जो है गाय या बछड़े के रूप में जो है वो ले लेता है। तो इस तरीके उसी तरीके से सीवम जो है भी जानवरों के लिए तो अवेलेबल है, बट पुरुषों के लिए ये प्रोसेस है कि उसके स्पर्म को बाहर ले लेते, स्पर्म को और ओवम को बाहर, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको बाहर कर लेता है डॉक्टर, और दोनों को आपस में फर्क नली में दोनों को फर्टाइल करा के फिर जिस लेडीज का वो ओवम होता है उस लेडीज में जो है हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। फिर वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा करने के लिए अभी हमारे पास में टेक्नोलॉजी, डॉक्टरों के पास में, साइंटिस्ट के पास में अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम किसी भी बच्चे को बाहर में, है ना, उसको बड़ा कर सकें। तो हम समझते हैं कि उसको बड़ा कर सकें। इस तरीके से हम जानते हैं कि जैसे कि दोनों को निकाल कर, है ना, उसको फर्टाइल कर दिया जाता है। फर्टाइल करने के बाद जो है फिर हम क्या करते हैं, उसको जिस लेडीज से हम निकालते हैं उसी लेडीज में इंजेक्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा जो है उसके गर्भाशय में जो है जन्म लेता है। ये बॉडी जो है, हम मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में क्या होता है कि देखिए, एक होता है मेल बॉडी की बात करें तो मेल बॉडी में जो दो टेस्टिस, अच्छा स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, स्पर्म का निर्माण तो टेस्टिस में होता है, ठीक है, टेस्टिस में होता है। दो, हमारे पास कितनी टेस्टिस है, मतलब मेल बॉडी के पास कितनी टेस्टिस है, तो मेल बॉडी के पास दो टेस्टिस है, और दोनों टेस्टिस में काम क्या होता है, स्पर्म का निर्माण करना, है ना, स्पर्म का निर्माण करना। यदि एक टेस्टिस खराब भी हो जाए फिर भी एक टेस्टिस हमारा उतना ही वर्क करेगा जितना दोनों मिलकर कर रहे थे, ठीक है। तो एक टेस्टिस में भी स्पर्म का निर्माण होगा। स्पर्म का निर्माण जो है ये वैस नसों के द्वारा होता है, ठीक है ना। वैस जो होती हैं एक प्रकार की नस है ना, पाइप होती हैं जिसके थ्रू जो है स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलता है ना। स्पर्म जो है टेस्टिस से इन नसों के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये नस होती है जिसको हम लोग वैस कहते हैं, है ना। कभी कभार क्या होता है, यदि मेल बॉडी में हमें नसबंदी करानी है, मेल बॉडी में नसबंदी करानी है, जिससे क्या हो कि कोई भी मेल जो है वो फीमेल को जो है सेक्स के दौरान फर्टाइल ना कर सके, इससे क्या होता है, वैस नसों को जो है काट के डॉक्टर जो है बांध देता है, जिसको हम वैस्कोटॉमी कहते हैं, है ना। किसी भी शरीर के अंगों को काटने में, है ना, कुछ भी होता है तो टॉमी लग जाता है, वैस्कोटॉमी है ना, ट्यूबोकोटॉमी है, जो भी नस काटेंगे उसमें टॉमी लगा देंगे तो हो जाता है हमारा नसबंदी, ठीक है। तो वैस्कोटॉमी हो गया, जिससे पुरुष नसबंदी है। ये किस प्रकार का नसबंदी है, पुरुष नसबंदी है, क्योंकि वैस जो नस होती है वो पुरुषों में ही पाई जाती है, ना कि कोई लेडीज में, है ना। तो वैस्कोटॉमी बात करें, इसके जो दोनों नसें जहाँ पर जाके ज्वाइंट होती हैं, है ना, टेस्टिस से जो निकलने वाली नसें हैं जहाँ पर जाके ज्वाइंट होती है, वहाँ पर एक जो है ग्लैंड होता है ना, एक ग्लैंड जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम यही होता है कि ये एक प्रकार का चेक पॉइंट का काम करता है, ठीक है। ये करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है कि कभी भी यूरिन और स्पर्म को एक साथ नहीं निकलने देगा, क्योंकि इसी के रास्ते जो है यहीं पर ऊपर से यूरेथ्रा, जैसे कि जब गल ब्लाडर में है, जब हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है किडनी से पास होने के थ्रू, तो यूरेटर में जो है वो बहुत सारा हमारा यूरिन जो है इकट्ठा हो जाता है। यूरिन जब उसका
यूरेथ्रा जब भर जाता है, फिलअप हो जाता है, तो धीरे धीरे वो जो है यहाँ पर आता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये देखता है कि आपका कौन सा अभी वर्क हो रहा है। यदि मान लीजिए आप सेक्स कर रहे हैं, है ना, सेक्स हो रहा है, तो सेक्स के दरमियान यानी कि ड्यूरिंग ऑफ सेक्स कभी भी जो है ये यूरिन को पास नहीं करेगा। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, कभी भी यूरिन को पास नहीं करेगा। और जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो स्पर्म को बाहर नहीं करेगा। ये काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड का एक और काम होता है, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी मतलब कि ये बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये टेस्टिस में बनता है। कहाँ पर बनता है? टेस्टिस में। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देखिए, टेस्टिस से ही पता चल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कुछ अच्छा एग्जाम में आ जाए कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ जनरेट होता है, कहाँ बनता है, तो हम बताएंगे कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। चलिए देखिए, अच्छा तो अभी तो इतना हुआ ये। इसके बाद देखते हैं कि हमारा ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये काफ़ी जनरल सभी लोगों में होता है कि इसमें एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। अब प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही आम बीमारी है, जनरल सभी व्यक्तियों में होती है, मतलब 90% लोगों में होता ही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि कभी कभी जो है ना यहाँ पर गांठ जैसा बन जाता है, यानी कि इसमें सेल का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। जब कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इसमें WBC हमारा जो है इनसे लड़ नहीं पाता है, इनसे फाइट नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी खुद की ही सेल होती हैं। जब खुद की सेल होती हैं तो WBC हमारा काम नहीं करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन पास होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यूरिन करने में भी जलन होता है, ठीक है, यूरिन बार बार आता है। ये सारे प्रोस्टेट कैंसर के जो हैं क्या हैं, लक्षण हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ही मतलब कि एक, तो देखिए इसमें क्या है कि इसका दवा वगैरह मेडिसिन वगैरह चलाने पे सही हो जाता है ना। ये कॉमन बीमारी है, सभी लोगों में लगभग होती ही होती है प्रोस्टेट ग्लैंड एक उम्र के बाद, है ना। जैसे 50, 55, 60 आप साल आपका निकल गया तो ये प्रॉब्लम होता ही होता है, इसके लिए दवा वगैरह है। आगे की बात करते हैं हम, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जैसे टेस्टिस है, अब टेस्टिस में जो स्पर्म होते हैं उनका भी एक लाइफ टाइम होता है ना। इनका लाइफ टाइम कम से कम मान लीजिए कि 20 मिनट या 30 मिनट या 35 मिनट यही होता है। इसके बाद ये इनका जो है डेथ हो जाता है और ये मर जाते हैं, है ना। इनके टेम्परेचर को नियमित रखने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी का टोटली टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमारा स्पर्म जो है ये सहन नहीं कर सकता है ना। सिर्फ कितना सहन करेगा ये? तो ये सहन करता है 35 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए है ना नेचुरल ने यानी प्रकृति ने हमारे स्पर्म जनरेट करने के लिए टेस्टिस में बनाया है, और टेस्टिस जो है हमारी बॉडी से कहाँ होता है? बाहर होता है। इसको हिंदी में वृषाणु कहते हैं, ठीक है। आमचल भाषा में लोग जो है इसको हाइड्रोसील वगैरह जो भी कह ले, है ना, लेकिन इसका नाम जो है वृषाणु होता है। तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर जो है ये कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। ये आप गर्म इलाकों में यदि काम कर रहे हैं, जैसे राजस्थान वगैरह, गर्म भट्टी वगैरह में आप काम कर रहे हैं ना, है ना, गर्म जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पर बॉयलर वगैरह है, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पर्म है उनकी जो क्वालिटी है वो डेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि अपने स्पर्म को मजबूत बनाए रखने के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ही कम से कम होना चाहिए, है ना। 35 से लेस हो चलेगा, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। टाइट कपड़े से पहनने से क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से इसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। फिर हमें किसी भी, है ना, क्या होता है, बांझपन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। पुरुष क्या होते हैं? बांझपन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा हम समझते हैं कि लेडीज में ये प्रॉब्लम है, लेकिन पता चलता है बाद में, है ना, मेडिकल के थ्रू की प्रॉब्लम तो पुरुष में ही है, क्योंकि पुरुष में भी ये मेन जो फंक्शन होता है पुरुष का स्पर्म ही होता है। स्पर्म का यदि क्वालिटी खराब हो रहा है तो हम कभी भी बच्चे को पैदा करने के लायक नहीं हैं, किसी भी, है ना, फर्टाइल नहीं कर सकते हैं किसी भी लेडीज को। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब होगा जब आपके ओवम और शुक्राणु, है ना, यानी अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही स्वस्थ होंगे। तो मैंने बताया टेम्परेचर का कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस।
आगे की बात करते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार का वैसा हार्मोन है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को, मतलब पुरुष की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, ये मेल में ही जनरेट होता है, ना कि किसी लेडीज में जनरेट होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये पुरुष को एक सुदृढ़ और मजबूत बनाता है ना, स्ट्रांग बनाता है एक। इसलिए कभी कभी देखते हैं इस हार्मोन की वजह से ही जो मर्द होते हैं, यानी कि जो पुरुष होते हैं, जो मेन होते हैं, है ना, जो जेंट्स होते हैं, वो काफ़ी भी शरीर से सुदृढ़ और मजबूत होते हैं, है ना। जबकि इसके अपेक्षा जो है लेडीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेडीज पुरुषों से मतलब कमजोर है, लेकिन फिजिकली जो है वीक होती है, इसको तो मानना पड़ेगा, फिजिकली वीक होती है, क्योंकि उसका वजह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो है पुरुषों में एक अलग प्रकार की जो है पावर होती है, शक्ति होती है। ये हार्मोन्स जो है कभी कभार जो है हमारा कम हो जाता है, इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी गोलियाँ हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई हैं इसको जनरेट और बढ़ाने के लिए। बात करते हैं हम लोग कि अब देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं हम लोग 7-8 ml में, अब बात करें कि स्पर्म जो है कितना बनता है ना। तो एक बार यदि हम स्पर्म अपना आउट करते हैं, है ना, एक बार, या फिर आप किसी भी प्रोसेस के दौरान आप आउट कर रहे हैं अपने स्पर्म को मास्टरबेशन या सेक्स के थ्रू, तो एक बार में 7-8 ml, है ना, आपका स्पर्म आउटपुट होता है। और 7-8 ml स्पर्म में कम से कम 20 लाख स्पर्म होते हैं, और 20 लाख स्पर्म में सिर्फ एक स्पर्म ही किसी ओवम को, है ना, फर्टाइल करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे 20 लाख स्पर्म हैं, तो 20 लाख स्पर्म कभी भी एक साथ वर्क नहीं करते, इसमें 10 लाख स्पर्म तो निकलते ही डेड हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो इनकी पास वो क्षमता ही नहीं होती है। 10 लाख फाइट करते हैं, और 10 लाख जो फाइट करते हैं उनमें भी क्या होता है कि बहुत सारा वेजाइना में लिक्विड मटेरियल होता है ना। जब वेजाइना से ये एंट्री करते हैं तो बहुत सारा इसमें लिक्विड मटेरियल होता है, जिसमें ये लोग जो है खुद का अपना अस्तित्व खो देते हैं। कुछ जो है इस वाले रास्ते में चले जाते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं हम लोग, आ जाते हैं फीमेल बॉडी, है ना, फीमेल बॉडी पे। तो फीमेल बॉडी हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 2 ओवरी होती हैं। कितनी ओवरी होती हैं? 2, है ना, 2 ओवरी होती हैं। दोनों ओवरी में जो है क्या बनता है? अंडा बनता है। अल्टरनेट, कभी इस महीने में इस वाले ओवरी में और नेक्स्ट महीने में उस वाले ओवरी में बनता है। जब ओवरी में अंडा बनता है ना, यानी ओवम बनता है, तो क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है वो अपनी पूंछ के माध्यम से अंडाणु तक पहुंचता है, और अंडाणु को क्या करता है? फोड़ता है। उसमें भी मैंने बताया 20 लाख निकलते हैं स्पर्म, 20 लाख में से 10 लाख स्पर्म फाइट करते हैं। 10 लाख में कोई एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो ओवम के पास में पहुंच पाता है। ओवम देखिए, अच्छा, ओवम जब ओवरी से बाहर निकलता है तो ये फैलोपियन ट्यूब तक ही बाहर निकलता है, ठीक है, ना कि फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब तो यहीं तक है, इसमें जो है फैलोपियन ट्यूब यहाँ तक है, तो ज़्यादातर ये जो है अपने प्रेशर से ओवरी जो है फैलोपियन ट्यूब तक ओवम को जो है बाहर कर पाती है। और ओवम से जब फैलोपियन ट्यूब तक आता है तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है ना, वो कहाँ होगी? तो भाई कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब में ही होगी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तक ही तो भाई अंडा आ रहा है, उसके आगे तो जा ही नहीं रहा है। वो ना इधर आ रहा है, ना इधर आ रहा है, ना उधर जा रहा है, ये यहाँ पर है, इससे निकलेगा तो यहाँ पर रहेगा। तो ओवम जब कभी भी जो शुक्राणु है, यानी कि स्पर्म है, वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचता है और इसको फिर तो है फोड़ देता है। एक बार यदि किसी भी स्पर्म ने इसको जाके फर्टाइल कर दिया, तो फिर ये फर्टाइल होने के बाद जो ओवम जो होता है, जो अंडाणु होता है, वो खुद को पूरी तरह से लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब यदि कोई दूसरा स्पर्म पहुंचता भी है वहां तक, तो वो उसको अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अटैक हो चुका है, वो खुद को पूरी तरह से लॉक कर चुका है ना। तो स्पर्म देखिए, स्पर्म जो होता है भले ही 10 लाख फाइट कर रहे हैं, 10 लाख में ही बहुत सारे स्पर्म जो है मर जाते हैं, है ना। एक ही स्पर्म होगा जो उसको, है ना, क्रैक करेगा ओवम को, है ना, क्रैक को ओवम को करने के बाद क्या होता है? फिर फर्टाइल होता है, जिसके बाद जो जाइगोट बनता है, फिर कुछ दिनों के बाद एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है, ठीक ना। ये प्रोसेस होती है, और भ्रूण बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद जो है अंडा धीरे धीरे ना इधर जाता है और ना इधर जाता है, क्योंकि इधर तो अंडा बनने की प्रक्रिया प्रोसेस हो रहा है, इधर नहीं जाएगा क्योंकि उधर तो नेक्स्ट मंथ में वहाँ से जनरेट होगा, तो उधर नहीं, ये आके यहाँ पर गर्भाशय, जहाँ पर वो ओवरी कहते हैं, यूटेरस कहते हैं ना, यूटेरस कहते हैं इसको, गर्भाशय कहते हैं, ठीक है ना। ओवरी तो इधर हो गया, ये गर्भाशय, यूटेरस। तो गर्भाशय में आपका बच्चा जो है धीरे धीरे जो क्या होता है, अपना वृद्धि, है ना, वृद्धि करता है। तो यहाँ पर जो है, और कुछ दिनों के बाद जो है, यानी 9 मंथ कुछ दिन लगते हैं या फिर 9 महीने लगते हैं, फिर वो बेबी के रूप में जो है वो बाहर आता है ना, वाजाइना के रास्ते। तो
हमने समझा कि किस तरीके से एक बेबी का जो है बर्थ होता है, किस तरीके से दोनों का प्रोसेस है ना। देखिए ये जो है ना, कम से कम जो है इसका पूरा जो टाइम प्रोसेस होता है, पूरा लाइफ प्रोसेस जो होता है अंडा बनने का और डिस्पॉइट होने का, डिस्ट्रॉय होने का, वो 4 वीक होता है, 4 सप्ताह होता है। 4 सप्ताह में क्या होता है कि पहले के जो स्टार्टिंग डेज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 सप्ताह में कितना दिन, 28 दिन, तो 28 दिन का हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक चक्र। मासिक चक्र में क्या होता है कि ये जब अंडा जब फैलोपियन ट्यूब में आके जब फर्टाइल हो जाता है, तो इसके दरमियान तो यहाँ पर अंडा बनना ही बंद हो जाता है। ओवरी में क्या होता है, अंडा बनना बंद हो जाता है। बट यदि ये फर्टाइल नहीं हुआ, ये कम से कम 15 दिन तक क्या करता है, वेट करता है कि 15 दिन में कोई शुक्राणु यदि आता है तो ये फर्टाइल होगा। अदरवाइज नहीं फर्टाइल हुआ तो क्या होता है कि ये जो इसके अंदर में जितना प्रोसेस हुआ था, अंडा बना था, ठीक है, पहले तो वही अंडा बना, खुद को मजबूत किया, है ना, यहाँ पर इकट्ठा हुआ, बहुत सारी ब्लड सेल्स जो हैं वहाँ पर वो जमा हुए, जब नहीं मिलता है तो वही फिर धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉयड, खुद को काट काट के जो है ये दीवारें और अंडा भी खुद को डिस्ट्रॉयड करके धीरे धीरे वेजाइना के रास्ते जो है वो बाहर हो जाता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं, एमसी के नाम से जानते हैं, है ना, रक्तस्राव जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको ये मासिक चक्र भी कहते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस होता है। मासिक चक्र कोई भी मतलब ऐसा चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि जटिल सोचने की ज़रूरत है। एक प्रकार के नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें कोई मतलब कि वैसा नहीं है, थॉट्स नहीं रखना है कि ये नहीं वही बहुत ही मतलब अलग प्रकार का ये वर्क है या फिर गंदा चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। ये सारा नेचुरल प्रोसेस होता है और हमारे बॉडी का एक पार्ट है, बॉडी का ये अंग है, बॉडी का लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है ना। मान लीजिए उसका वर्क नहीं हुआ तो डिस्ट्रॉयड होगा, क्योंकि बॉडी में रहेगा तो सड़ेगा तो सिस्ट बनाएगा तो बहुत सारे रोगों का निर्माण होगा। तो नेचुरली है कि उसका डिस्ट्रॉयड होना मस्ट है ना। इस तरीके से अगले महीने इसमें होगा, है ना, अगले महीने इसमें होगा तो इसको भी नहीं मिलेगा स्पर्म, तो फिर ये डिस्ट्रॉय होगा, तो अगले महीने यहाँ से मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगले महीने फिर यहाँ से मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये जो है साइकिल जो है हमेशा चलते रहता है जब तक किसी भी मेल बॉडी से टच ना हो। मेल बॉडी से यानी टच होता है जब सेक्स होता है, उसमें क्या होता है कि शुक्राणु जो है ओवम से जाके फर्टाइल होके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये ह्यूमन बॉडी के हमने समझा किसके विषय में, तो फर्टिलाइजेशन के विषय में, रिप्रोडक्शन सिस्टम के विषय में, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है हमारा इस तरीके से है। तो हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से और कम समय में जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम को समझा है कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है, तो एक बेबी का जन्म होता है, ठीक है ना। देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो है उसे हमें बहुत ही बारीकी से समझना होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी हमारे फर्टिलाइजेशन से, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है हमारे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आ रहे हैं, है ना। तो हमने समझा। अब शुक्राणु, देखिए शुक्राणु जो क्या होता है ना, शुक्राणु जो होता है वो मेल बॉडी में बात करें तो मान लीजिए कि 14 साल या फिर 13 साल के बाद है ना जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इंडिकेट करने लगता है कि हमारे बॉडी में जो है स्पर्म बनने की, क्योंकि उस समय जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब वर्क करता है हमारे बॉडी में तो जननांगों पे, है ना, बाल जो है आना चालू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जननांगों पे हो गया, मूछें वगैरह, दाढ़ी वगैरह, ये सब आना जो है स्टार्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से ही, ठीक है। जबकि ये हार्मोन जो है लेडीज में नहीं पाया जाता है, इसमें जो है लेडीज में जो है ना, ये हार्मोन जो है नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से उनमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। हालांकि जननांगों पे बाल वगैरह आना उनमें भी होती है, क्योंकि उनमें भी एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये हार्मोन की कम मात्रा होती है, जिसमें ज़्यादा हो जाती है तो लेडीज में भी देखने के लिए मिल जाता है कि लेडीज को भी मूछे पे हल्का हल्का जो है हमें रोएं और बाल वगैरह दिखाई देते हैं। हालांकि ये मात्रा जो है लेडीजों में बहुत ही कम होती है ना। उनमें जो एक हार्मोन होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है, जो लेडीज की, है ना, भांति रखता है। जैसे कि आवाज़ जो है हार्ड नहीं होने लगता है, उनका जो साउंड है बोलने की प्रक्रिया उसको हार्ड नहीं करता है, बॉडी को मुलायम रखता है, ठीक है ना। बाकी जो है जैसे कि जैसे मान लीजिए उनका जो है ब्रेस्ट का आकार, साइज को ग्रोथ करने में एस्ट्रोजन हार्मोन्स वर्क करता है। तो ये सारी एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है लेडीज में, और जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो आज हमने जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिस्टम के बारे में ही जानकारी, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ब्रीथिंग सिस्टम है,
डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अब हम लोग बायोलॉजी में से सिस्टम के बारे में ही और सिस्टेमेटिक तरीके से हर वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।